1000 रुपए की रिश्वत। और वो भी एक ऐसी अधिकारी जिसने आईआईटी से पढ़ाई की हो, जिसे 10वीं में मिला था गार्गी अवार्ड, और जिसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं सिस्टम बदलने आई हूँ। तो फिर कौन बदल गया यहाँ पर, सिस्टम या फिर काजल? आज की कहानी सिर्फ एक रिश्वत की नहीं, बल्कि ये कहानी है सपनों की, सिस्टम की, और सच्चाई के साथ टकराव की। काजल, जो एक होनहार छात्रा थी, 10वीं के बैच में उसको गार्गी अवार्ड मिला था। आईआईटी से उन्होंने बीटेक किया और फिर बनी आरएएस अधिकारी, यानी कि एक एसडीएम। मॉक इंटरव्यू में उन्होंने जब कहा था कि मैं सिस्टम में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती हूँ, लोगों की मदद करना चाहती हूँ, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। अब जो एसडीएम काजल पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने 60,000 रुपए की रिश्वत ली। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई में ये मामला सामने आता है, और देखते ही देखते एक रोल मॉडल जो है वो एक विवाद का चेहरा बन चुकी थी। अब सवाल ये नहीं है दोस्तों कि 60,000 रुपए की रकम बड़ी है या फिर छोटी। सवाल ये है, क्या एक आईआईटी ग्रेजुएट, एक टॉपर, एक अधिकारी, ये सब उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जिसको वो बदलना चाहते थे? आज हम आए दिन कोई नई खबरें सुनते रहते हैं, नई हमारे सामने ऐसी घटनाएं होती रहती जहां पर एक अधिकारी ने या फिर एक ऑफिसर ने इतनी रिश्वत ली, या फिर उनके घर पे जब ईडी की रेड पड़ी तो इतना वहां से कैश बरामद हुआ, यानी कि इतना कुछ वहां से जो है मिला उनके घरों से। तो ये सब मामला जो है ये सवाल उठाता है, जब कोई भी ऑफिसर यानी कि कोई भी जब एग्जाम होता है, मॉक इंटरव्यू होता है, उसमें उनके द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि वो सिस्टम को बदलना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, या फिर लोगों की सेवा करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी करप्शन के। लेकिन जब ऐसी ही घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं एथिक्स के बीच में जो एक एथिक्स यानी कि जिसको हम मॉरल वैल्यूज बोलते हैं, जो एक तरह से नैतिक जो आचरण होता है किसी भी व्यक्ति का, उस पर भी सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। तो मॉक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत कुछ कहा था, काजल ने भी, जैसे कि निष्ठा से जनता की सेवा करेंगी, आदर्शवादी जवाब दिए थे उन्होंने। लेकिन असली हकीकत यानी कि रियलिटी क्या है? लालच के सामने उनके जो आदर्श थे उनको झुकना पड़ा, रिश्वत की मांग की गई, किताबी ज्ञान यहाँ पर सब कुछ झूठा साबित हो गया। जो कुछ भी उन्होंने पढ़ाई की, तैयारी की, इतने बड़े इतने अच्छे कॉलेजेस में उन्होंने जो अपनी एजुकेशन ली, वो सब कुछ यहाँ पर फेल हो चुकी है। इसके साथ ही सवाल उठता है बौद्धिक बनाम नैतिक क्षमता, यानी कि कॉम्पिटेंसी वर्सेस मॉरल कैपेसिटी के बीच, यानी कि किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर हम देखें इसकी योग्यता और बुद्धि, वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जनता के लिए अभी जो है ये खतरा बन चुका है कि इतने बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो जनता से यानी कि लोगों से रिश्वत लेना शुरू कर रहे हैं। आए दिन हमें बहुत सारी ऐसी खबरें, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां पर बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं वो सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी के मामलों में पाए जाते हैं। यदि उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति में नैतिक साहस की कमी होती है तो वह समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, और वहीं पर उसकी मॉरल वैल्यूज बहुत कम हो जाती या फिर उसमें मोरालिटी नहीं रह जाती, तो इट मीन्स कि वो पूरे समाज के लिए कहीं ना कहीं एक खतरा है। इसके साथ ही अब सवाल क्या है, क्या सिस्टम जो है वो इतना मजबूत बन चुका है कि अच्छे लोगों को भी बदल रहा है? यानी कि जो लोग अच्छे होते हैं, जो एग्जाम क्लियर करने से पहले, अपॉइंट होने से पहले जो ऐसे दावे करते हैं, ऐसे वादे करते हैं कि हम सिस्टम को बदल देंगे, या फिर हम बदलाव लाने आए हैं, या फिर हम बदलाव लेकर आएंगे, या फिर हम अपना 100% देंगे, तो वो सब ज्वाइन होने के बाद कहाँ चला जाता है? जब ऐसे उनके साथ ऐसी कब सिचुएशन बन जाती है, कभी ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पर उनको पैसा और अपने आदर्श यानी कि अपने प्रिंसिपल्स में से किसी एक को चुनना पड़ता है, तो वहीं पर जो है उनके आदर्श हमेशा ही पैसे के नीचे दब क्यों जाते हैं? क्या पैसे की वैल्यू इतनी ज्यादा है किसी व्यक्ति की लाइफ में? तो अब देखिए, नैतिक पतन जो हो रहा है, सभी जितने भी हम चाहे हम ए ग्रेड के ऑफिसर्स को देखें, चाहे बी ग्रेड या फिर सी ग्रेड के ऑफिसर्स को देखें, उनमें जो एक तरह से नैतिक पतन हो रहा है, यानी कि उनकी जो नैतिकता खत्म हो रही, उसके कारण आखिर है क्या? सबसे पहले धन और व्यवस्था की अगर हम बात करें
तो मनी ओवर मोरल्स, यानी कि जो पैसा है वो नैतिक वैल्यू से बड़ा हो जाता है। जो कंज्यूमर्स होते हैं, संस्कृति और दिखावे की होड़ लगी रहती। जैसे कि हमें पता है कि हमारा समाज एक ऐसा समाज है जहां पर हर व्यक्ति खुद को सुपीरियर दिखाना चाहता है, खुद को काफी अमीर दिखाना चाहता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ है। तो ऐसे में क्या, व्यक्ति के मन में इच्छा होती है पैसा कमाने की, चाहे वो गलत तरीके से क्यों ना कमाया जाए। सफलता की पहचान अब आलीशान घर और गाड़ी है, काम नहीं। यानी कि अब अगर आज के समय पर किसी व्यक्ति को अगर सक्सेसफुल माना जाए तो उसके पास ये देखा जाता है कि उसकी कितनी लाइफ जो है लग्जरी है, उसके पास कितनी लग्जरी कार्स हैं, कितने उसके पास घर हैं, कितनी उसके पास कमाई है, यानी कि उसकी जो अगर हम देखें उसकी सैलरी कितनी, मंथली इनकम कितनी है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो समाज में कितना अमीर है, या फिर कितना बड़ा है, या फिर कितना छोटा। इसके साथ दूसरा कारण क्या है, सिस्टमेटिक प्रेशर, यानी कि एक सिस्टम, हमारे इंडिया के हम अगर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आज के समय पर ईमानदार रहना बहुत ही महंगा है, यानी कि एक बहुत ही, इसको हम घाटे का सौदा मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हमारे भारत के सिस्टम में आज के समय पर पूरी तरह से ईमानदार है तो मतलब कि उस इंसान को जो है बहुत सारी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे विवादों का सामना करना पड़ता है। भ्रष्टाचार के नेक्सस में शामिल ना होने पर ट्रांसफर हो जाते हैं और साइड पोस्टिंग का दबाव भी बना रहता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आईएएस ऑफिसर कोई भी वहां पर अगर किसी एरिया में अपॉइंट होता है, अगर वहां के जो एमएलए या फिर एमपी जो भी बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके अगर उन्होंने एक तरह से काम नहीं किए या फिर उनका साथ नहीं दिया तो ऐसे ऑफिसर्स की जो है ट्रांसफर्स कर दी जाती है, या फिर उनको बहुत ही रिमोट एरियाज में भेज दिया जाता है जहां पर उनको एक तरह से कोई भी वहां पर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। और इसी डर के कारण एक तरह से ये पूरे सिस्टम का प्रेशर बना रहता है किसी भी अधिकारी पर, जो उसको मजबूर करता है। मजबूर तो क्या, खैर आज के समय पर लोग शौक के साथ भी काफी रिश्वतखोरी करते नजर आते हैं, तो उसके लिए एक मजबूरी बन जाती है कि वो किस तरह से खुद को इन सभी स्थितियों में से अलग से जाकर एक बहुत ही बड़ी और लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर पाए। तो इसी वजह से कुछ लोग जो है वो रिश्वतखोरी का रास्ता अपना लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को जो है वो सत्ता का अहंकार भी हो जाता है। यहीं पर सवाल है, क्या काजल को भी सत्ता का अहंकार था? क्या एसटीएम होने पर उनको ये लग रहा था कि उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, या फिर उनकी ये कहानी या फिर उनकी ये जो उन्होंने ये कुछ भी किया, यानी कि उनका जो भी ये प्लानिंग प्लॉटिंग थी वो बाहर लोगों के सामने नहीं आ पाएगी? तो ऐसे में ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती है। सत्ता भले ही किसी के हाथ में, लेकिन जब अगर हम कर्मा की बात करें या फिर अगर हम किसी भी व्यक्ति की बात करें कि जो व्यक्ति जो एक तरह से गलत काम कर रहा है उसका नतीजा भी हमेशा गलत ही रहता है, भले ही देर से आए लेकिन उसका रिजल्ट भी जरूर मिलता है। तो कम उम्र में अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियां अहंकार को भी जन्म देती हैं, यानी कि जो लोग जो कम एज में ऑफिसर या फिर बड़ी बड़ी पावर जिनके पास होती है कम एज में, उन लोगों को लगता है कि अब जो है वो उनके पास बहुत बड़ी पावर है, या फिर उनके साथ मतलब उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा अगर उन पर कोई आरोप भी लगाए जाते हैं। तो इसी तरह से उनको ये लगने लगता है कि मैं कानून से ऊपर हूं, बिना मेरे साइन के पत्ता नहीं हिलेगा। ये लोगों के मन में भ्रम आने लगता है। यह भ्रम जोखिम लेने पर भी मजबूर करता है कि लोग जो है रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। इसके साथ एक और जो यहाँ पर कारण बनता है ये है मनोवैज्ञानिक तटस्थता, यानी कि अपराध बोध। जैसे कि सब लेते, जैसे जब कोई एक ऐसे सिस्टम में कोई भी व्यक्ति जाता है उसको क्या पता चलता है, जब ऐसे सिस्टम में जाता है उनको ये नजर आता है कि सभी लोग यहाँ पर जो है वो रिश्वत ले रहे हैं। अगर यहाँ पर क्लर्क लेवल पर भी कोई बहुत बड़ी रिश्वत ले रहा है तो उसको ये लगता है कि सिर्फ मैं अकेला नहीं पैसे खा रहा, यानी कि सिर्फ मैं अकेला ही रिश्वत नहीं ले रहा, सब ले रहे हैं। 60,000 से क्या हो जाएगा, ठेकेदार करोड़ों कमा रहे हैं। इसके अलावा वो सोचते हैं कि हमारी सैलरी कम है, इतने में हमारी लाइफ अच्छी नहीं चल पाएगी, काम ज्यादा है, इतने में थोड़े बहुत ले लेना चाहिए। लोगों के मन में जो एक तरह से ऐसा गिल्ट, मतलब उनके अंदर कोई गिल्ट होता ही नहीं है कि हम किस तरह से अपने प्रिंसिपल्स अपने सिद्धांतों को अपनी उस शपथ को भूल कर आए हैं जो हम ज्वाइन करने से पहले ली थी शपथ कि हम कहीं भी रिश्वतखोरी नहीं करेंगे।
सब चीजों को जो है लोग यहाँ पर आकर भूल जाते हैं जब उनके हाथ में पावर होती है। ये तर्क जो है वो जमीर को भी सुला देते हैं, यानी कि जो हमारा सेल्फ जस्टिफिकेशन होता है उनको भी खत्म कर देते हैं। जो इंसान का जमीर होता है वो भी मरना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें चयन प्रक्रिया की सीमा क्या होती है यहाँ पर, यानी कि यूपीएससी वगैरह में अब हम देखते हैं कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी, या फिर अगर हम पीसीएस लेवल के एग्जाम की बात करें ये सेकंड टफेस्ट एग्जाम है। तो इसमें क्या है, जब लोग इसमें एक तरह से पूरा जब तैयारी करते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं, और यहीं पर एक यहाँ पर जो सब्जेक्ट अभी जो बाद में ऐड किया गया था ये था एथिक्स। इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मद्देनजर रखते हुए ही एथिक्स को लाया गया था। अब जीएस के जो 4 एग्जाम होते हैं उसमें चौथा पेपर है एथिक्स का होता है, जहां पर केस स्टडीज या फिर मोरल वैल्यूज की बात की जाती है, जहां पर जो भी यहाँ पर लर्नर्स होते हैं या फिर जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको एक सिचुएशन में डाला जाता है कि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन है आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, ताकि उस कैंडिडेट के माइंड सेट का पता किया जा सके, यानी कि उसके माइंड सेट के बारे में पता चले कि वो व्यक्ति किस तरह का माइंड सेट रखता है। क्या वो सिस्टम में आकर पूरी तरह से भ्रष्टाचार बन जाएगा, क्या वो सही गलत की उसको पहचान होगी या फिर नहीं होगी। अगर सही गलत की पहचान नहीं होगी किसी व्यक्ति को तो वो हमारे देश को कैसे विकास कर पाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम आईएएस अधिकारी या फिर अगर हम एसटीएम्स की बात करें, अगर उनको ही पहचान नहीं है कि उनके सामने क्या सही है क्या गलत है, तो फिर हमारा देश किस तरह से सही रास्ते पर चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा बन जाता है, एक बहुत बड़ा विवाद बन चुका है कि एक एसटीएम के द्वारा 60,000 रुपए की रिश्वत के लिए अपना नाम अपनी पहचान पूरी तरह से उन्होंने एक तरह से बर्बाद कर लिया। इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पर सुधार की बात करें कि ऐसे जो घटनाएं होती या फिर ऐसे जब केसेस सामने आते हैं करप्शन के, उसमें कैसे सुधार किया जाता है। तो ई गवर्नेंस का प्रयोग कर सकते हैं, फाइलों की ऑनलाइन ट्रैकिंग होनी चाहिए कि कौन सी फाइल है कहाँ पर है और कैसे, अगर फाइल पास हुई तो किसने की कब की, ये सब कुछ, और समय सीमा तय कर किया जाना चाहिए कि टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए कि इस फाइल को या फिर इस प्रोजेक्ट को इतने टाइम के अंदर ही इस फाइल को क्लियर करना है। इसके अलावा फेसलेस एडमिट यानी कि मानवीय हस्तक्षेप कम करना, जैसे कि इनकम टैक्स में से जो भी एक तरह से जो हस्तक्षेप रहता है मनुष्य को उनको कम किया जाए। विवेकाधीन शक्तियों को स्पष्ट नियमों में बांधना, यानी कि हमारे लिए यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी, या फिर अगर हम संविधान की बात करें, भारत के संविधान में भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए भ्रष्टाचार को रोकने के खत्म करने के, फिर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो भारत में आए दिन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति की तुरंत जांच की जानी चाहिए। हालांकि जांच होती रहती है ईडी के द्वारा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के जब लोग सिस्टम में जाते हैं उनको बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं कि अपना धन कहाँ से कैसे दिखाना है, कैसे उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर दिखाने, किस तरह से उन्होंने अपना पैसा छुपाना है। तो ये सब सिस्टम में आकर जो व्यक्ति होता है उसका माइंड सेट भी बिल्कुल पैसा बन जाता है। इसके अलावा जो 6 महीने होते हैं उसमें फास्ट ट्रैक अदालती फैसले होने चाहिए। सेवा से बर्खास्तगी के साथ अवैध संपत्ति की पूरी कुर्की यानी कि कॉन्फिस्केशन होना चाहिए। जो भी संपत्ति होती है यानी कि सैलरी के अलावा जितना भी पैसा किसी भी ऑफिसर के अकाउंट या फिर उनके घर में मिलता है उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है नैतिक और मनोवैज्ञानिक सुधारों की भी बात है। यहाँ पर अगर हम देखें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी होनी चाहिए समय समय पर। चयन में केवल ज्ञान नहीं, तनाव में निर्णय लेने की क्षमता का भी गहरा परीक्षण होना चाहिए। यानी कि अब यहाँ पर एक ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि अगर ऐसे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं तो जब कोई भी सिलेक्शन होता है किसी भी एग्जाम को लेकर या फिर हाई लेवल जो भी एग्जाम्स होते हैं जहां पर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है, उनमें उन्हें एक ऐसे प्रेशर में डालना चाहिए जहां पर पता चल पाए कि अगर उन पर प्रेशर होता है, उन पर अगर तनाव होता है तो वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कोई भी ऐसी घटना आती, केस सामने आता है तो ऑफिसर्स के द्वारा यही कहा जाता है कि उन्होंने ये जो यानी कि फैसला लिया था ये प्रेशर में आकर लिया था। अक्सर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है कि अगर कोई भी एक तरह से अधिकारी ऐसा फैसला नहीं लेता या फिर अगर किसी पॉलिटिशियन के फेवर में नहीं जाता तो उनकी फैमिली को खतरा होता है, उनकी जान को खतरा होता है। तो ऐसे में उनके दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो इसमें जब सिलेक्शन होता है
कोई भी ऑफिसर का, उनको पहले कहीं ना कहीं जो है ऐसी सिचुएशन में डालना चाहिए। उनकी जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होनी चाहिए। लवासना और जितने भी राज्य अकादमी, उनमें निरंतर एथिक्स की ट्रेनिंग, वास्तविकता, केस स्टडीज पर जोर ज्यादा दिया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी ऐसे केसेस कम नहीं हो पाए, बल्कि आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार केवल पैसों की कमी नहीं, बल्कि चरित्र का भी एक तरह से सूखा है, यानी कि इसको ड्रॉट मान सकते हैं। बदलाव तभी आ सकता है जब अधिकारी खुद को लोक स्वामी समझना बंद करके लोक सेवक बनेंगे। यानी कि जब व्यक्ति किसी भी कुर्सी या फिर किसी सत्ता पर बैठकर जब पावर उसके हाथ में आने से वो खुद को पब्लिक मास्टर मानना शुरू कर देता है, तब ये सिस्टम जो है कभी नहीं बदल पाएगा। अगर खुद को सर्वेंट मानेंगे, यानी कि लोक सेवक मानेंगे, ये मानेंगे कि हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, तभी बदलाव जो है वो संभव है। तो काजल का ये केस हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाता है, सिर्फ पढ़ाई और सफलता नहीं इंसान को ईमानदारी नहीं बनाती। असली परीक्षा कब होती है? जब आपके सामने पावर और पैसा दोनों हो। तो रियल एग्जाम आपका तभी होता है कि आप पावर और पैसे में से किसको चुनते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या सिस्टम दोषी है यहाँ पर या फिर व्यक्ति? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही सच्चे और जरूरी मुद्दों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।